हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा यूनिट नंबर 4 इन्फ्लेशन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है, इन्फ्लेशन इज वेरी अनपॉपुलर हैपनिंग। पता है अनपॉपुलर हैपनिंग मतलब बहुत से लोग अवेयर नहीं है इन्फ्लेशन होता क्या है, बट आप लोग को तो पता ही है इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, प्राइस राइज होना। और एक और बात बता दूं कि बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स है और बहुत सी गवर्नमेंट्स है, उनके जो नसीब होते हैं, उनके जो फॉर्च्यून होते हैं, पॉलिटिकल फॉर्च्यून, पॉलिटिकल नसीब, वो काम करते हैं कब कि वो कैसे हर मतलब कि जो जितने भी पॉलिटिशियन है या जो भी गवर्नमेंट है वो कैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उनका जो नसीब चमकता है, कब चमकता है? जब वो लोग इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। एक और बात बता दूं कि जो अगर मान लो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ना जो लाइफ होती है पुअर पीपल की, वो मिसरेबल यानी कि खराब हो जाती है। क्योंकि सीधी सी बात है, महंगाई जब बढ़ती है तब वो लोग की जो परचेसिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। पहले थोड़े रुपए से ज्यादा चीजें आती थी, अब ज्यादा रुपए से थोड़ी चीजें आती है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो इन्फ्लेशन है ना, उसको एंटी पुअर भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़े। जब इन्फ्लेशन होता है तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का, वो चेंज होता है। और आपको पता है वो कुछ लोगों के ही फेवर में होता है। मतलब कि जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से उनकी तो इनकम बढ़ती है, बट फर्क ना बहुत सारे लोगों को पड़ता है जो कि पुअर है या तो मिडिल क्लास के, उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। इस वजह से हम ऐसा कहेंगे कि जो इन्फ्लेशन है उसमें रिच और रिच होता जाता है और पुअर और पुअरर होता जाता है। और ये एक सोशल जस्टिस के खिलाफ है। मिलिटेट्स मतलब होता है खिलाफ होना। बोलो क्लियर हो गया? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो इफेक्ट है ना, उसको हम दो रेफरेंसेस में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इन द रेफरेंस ऑफ एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन और एक होगा अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। अब इसका मतलब क्या होता है तो आप लोग को पता ही है। अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन मतलब अगर मान लो कि कोई पर्सन है, वो अगर सोचता है कि हमारी कंट्री में इस बार जो है वो मान लो 5% इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है, बट एक्चुअल में कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वो सोचता है 5% की 5% महंगाई बढ़नी चाहिए। मतलब कि मान लो ये पेन आज मैं 100 रुपए में खरीदता हूं तो नेक्स्ट ईयर इसका भाव बढ़ के भी 105 रुपए होना चाहिए, बट एक्चुअली में इन्फ्लेशन हो जाता है 10%। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ? हाँ, उससे ज्यादा हुआ। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पेन का भाव 1 साल बाद 105 होना चाहिए, बट 110 हो गया। तो उसके एक्सपेक्टेशन से जब ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको कहा जाता है अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। बहुत इजी है ये। और एंटीसिपेटेड यानी क्या कि कोई पर्सन है जो सोचता है कि इन्फ्लेशन इस साल 6% होना चाहिए और एक्चुअली में 6% ही होता है पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन, तो उसको क्या कहेंगे? एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। यानी कि बहुत इजी है। अनएंटीसिपेटेड हमारी सोच से ज्यादा इन्फ्लेशन होना, वो अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन है। और हम जो सोच रहे हैं अगर वही इन्फ्लेशन हो जाता है तो उसको एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इसमें ना अलग अलग हेड पॉइंट्स है। जैसे सबसे पहले बात करें इन रेफरेंस ऑफ अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन, उसमें नंबर 1 हेड पॉइंट है इफेक्ट्स ऑन रियल इनकम। कि भाई रियल इनकम पे क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान देना सभी लोग। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो आप अपने दोस्तों को जाके सिखाओगे। इतना अच्छे से मैं क्लियर करवा दूंगा इस टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो ये चीज ध्यान रखना इन्फ्लेशन के टॉपिक को पढ़ने से पहले कि मनी इनकम क्या होता है और रियल इनकम क्या होता है। इन दोनों के डिफरेंस हमको पता होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करें मनी इनकम। मनी इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो हमको मिलती है वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट से इन टर्म्स ऑफ रुपीज, यानी कि पैसों के फॉर्म में, वो होती है मनी इनकम। मतलब हम लोग जो एक्चुअली में इनकम अर्न करते हैं उसको हम लोग कौन सी इनकम कहते हैं? मनी इनकम कहते हैं। इसको मॉनेटरी इनकम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रियल इनकम क्या होता है। रियल इनकम मतलब होता है कि आप जो पैसा कमाते हो ना, उस पैसे से आप कितना चीजें खरीद सकते हो, मतलब आपके खरीदने की क्षमता। यस दोस्तों, परचेसिंग पावर, आपके पास जो इनकम आ रही है उससे आप कितनी चीजें खरीद सकते हो, आपकी परचेसिंग पावर कितनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
रियल इनकम बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं महीने का 30,000 रुपए कमाता हूं, तो वो 30,000 रुपए से मैं कितनी चीजें ला सकता हूं, कितनी चीजें खरीद सकता हूं, वो हो जाता है परचेजिंग पावर। ठीक है, अब मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, ध्यान देना। अगर आपकी मनी इनकम बढ़ रही है बट उसका रेट कम है और उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, तो सीधी सी बात है आप गुड्स कम खरीद पाओगे और आपकी रियल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। और अच्छे से समझाता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो ये आप हो, ठीक है, आपकी जो मॉनेटरी इनकम है यानी कि आपकी जो इनकम है एक्चुअली में वो कितनी है, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, और आपका हर साल इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, पता है सबको कि हर साल के बाद किसी ना किसी को जॉब के अंदर जो पैसा अर्न करते हैं, इनकम होती है, उसमें वो लोग इंक्रीमेंट देते हैं। अब आपने ना सोच के रखा था कि भाई इन्फ्लेशन तो हर साल 5% बढ़ता है, हर साल 5% चीजें महंगी होती है, तो आपने बोला था कि भाई हमारी इनकम हर साल 5% बढ़नी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी इनकम हर साल कितनी बढ़ रही है, 5%। तो देख सकते हो आप लोग, इसका रेट जो है वो स्लो है और उससे जल्दी बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का रेट कितना है, 10%। आपको पता है हर साल आपका 5% का नुकसान होगा। नुकसान मतलब हर साल आपकी जो जरूरत है उसमें 5% की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आपका घर 30,000 का चलता है, तो क्या पता एक साल बाद वही घर आपका 33,000 का चले, बट आपकी इनकम तो बढ़ नहीं रही है 10%, आपकी तो इनकम कितनी बढ़ रही है, 5%। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, आपकी इनकम जो है वो 5% बढ़ रही है, जिसका रेट कैसा है, बहुत स्लो है, और पूरी कंट्री में महंगाई कितने परसेंट बढ़ रही है, 10%। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि आपकी जो रियल इनकम है ना वो क्या हो जाएगी, आपकी रियल इनकम डिक्रीज हो जाएगी। रियल इनकम डिक्रीज होना मतलब आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो आपकी खरीदने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। बोलो क्लियर हो गया सब लोग को। तो ये था इफेक्ट ऑन रियल इनकम, यानी कि हमारी जो रियल इनकम है वो कम हो जा रही है। कब, जब अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन हो रहा है। हम सोच रहे थे 5% का, बट इन्फ्लेशन हो जाता है 10% का, तो भाई 5% तो नुकसान है, हमारी परचेसिंग पावर कम हो रही है, हमारी रियल इनकम कम हो रही है। बोलो क्लियर हो गया आप सब लोग को। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये भी अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का ही टाइप है, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो इसमें टोटल 6 हेड पॉइंट्स है, मैं एक एक करके हर एक को डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें पीपल विथ सर्टेन इनकम, ऐसे लोग जिनकी कुछ फिक्स्ड इनकम होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये आप हो ए, आपकी जो है वो फिक्स्ड इनकम है कितने रुपए है, 30,000 रुपए, ठीक है, और हो जाता है अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। आप सोचते हो कि हर साल 5% इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, बट उससे कई गुना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, 10% बढ़ गया, डबल हो गया आपने सोचा था उससे, तो उस टाइम पे क्या होगा, चीजें ना महंगी हो जाएगी, यानी कि प्राइसेस महंगी हो जाएंगी, चीजें, प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, और प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उस वजह से आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी इनकम फिक्स्ड है, जिनकी इनकम बढ़ने ही नहीं वाली है, तो उन लोग को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। वो लोग की इनकम बदलेगी नहीं, वैसे की वैसी रहेगी, तो उनकी दिन प्रतिदिन खरीदने की क्षमता कम होती जाएगी, परचेसिंग पावर कम होगी, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट अर्नर्स। देखो ध्यान से सुनना, यहां पे उन लोगों की बात है जो प्रॉफिट करते हैं। कौन प्रॉफिट करता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट करता है, ठीक है। ये मान लो आप हो बी, आपको मैंने यहाँ पे बी लिया है, आप एंटरप्रेन्योर हो और आप ना प्रॉफिट अर्न करते हो, तो इसमें क्या होगा, सिंपल चीज है, जब आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हो ना, तो उस टाइम पे आपको कुछ चीजें पे करनी है। जैसे आपके यहाँ पे लेबर है, तो आप उनको क्या दोगे, वेजिस दोगे। आप मान लो आप कहीं से पैसा लेके आए, कैपिटल लेके आए पैसा, आप उस पे क्या दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। आपके पास जमीन भी नहीं है, आपने किसी से रेंट पे लिया है, तो आप रेंट पे करोगे। ये तीन चीज को मिला के आप क्या करोगे, पैसा खर्च करोगे, और वो चीजें ना कॉन्ट्रैक्चुअल है, मतलब कुछ टाइम के अंदर वो चेंज नहीं होती, 1-2 साल तक वो सेम रहती है, आप उसको चेंज करोगे नहीं। मतलब आपका सीधी सी बात है, आप कोई चीज बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका खर्चा तो सेम है, बट अगर मान लो प्राइस बढ़ जाए, तो आप जो भी गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा दोस्तों। यस, एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आप फार्मर हो, ठीक है। अब आपका जो खेत है ना, उसमें आप उगाते हो टोमेटो, मतलब कि टमाटर उगाते हो आप, ठीक है। अब मान लो आप जो टमाटर उगाते हो, टोमेटो उगाते हो, अब उस टोमेटो को उगाने का खर्चा तो आपका सेम है,
मतलब कि पहले जितना था अभी भी उतना ही खर्चा लगता है उसको उगाने में, ठीक है। उसके पीछे जो भी आपके पास जमीन है, किसी और से जमीन ली, पैसा नहीं था, किसी और से पैसा लिया, आपके वहां वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस, तो वो खर्चे तो सेम ही है। बट अगर मान लो मार्केट के अंदर टोमेटो का भाव बढ़ जाए तो भाई आपकी तो लॉटरी खुल जाएगी, यानी कि आपका प्रॉफिट बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे प्रॉफिट अर्नर्स। तो जो प्रॉफिट अर्नर्स होते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके बहुत फायदे होते हैं जब प्राइस राइज होती है, क्योंकि यहाँ पे अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन हो रहा है। लोग सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, उनसे कई जो सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा प्राइस बढ़ रही है। तो जो एंटरप्रेन्योर है उनको तो फायदा ही होने वाला है। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट क्लियर कर दिया आपको। अगर आप लोग ऐसा ही कंटेंट पढ़ना चाहते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाए, जिसमें हम मेनली 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और आपको हमारे कंटेंट क्वालिटी तो पता ही है, जिसमें कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन, चारों 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से, और वो भी सिर्फ 2399 प्राइस में पूरा सेम आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आप स्कोर करोगे। तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और थर्ड पॉइंट है शेयर होल्डर्स। तो देखो शेयर होल्डर्स में क्या दिया है, बहुत इजी है। जनरली यहाँ पे आपका ही एग्जांपल लेते हैं, आपका नाम यहाँ में मैंने रखा है सी, ठीक है। आप एक शेयर होल्डर हो। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको ड्यूअल एडवांटेज देखने को मिलता है, मतलब आपको डबल फायदा है। कैसे डबल फायदा है? अब आपने मान लो एक कंपनी है इन्फोसिस करके, उस कंपनी में आपने शेयर के फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट किया है। अब हो जाता है अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, यानी कि हर चीजें महंगी हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होगा? 2 चीजें होगी। एक, जो कंपनी आपको डिविडेंड देती है वो तो देगी ही। क्यों डिविडेंड? पता है हम लोग जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से जो रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो आपको डिविडेंड मिलेगा, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपको क्या फायदा होगा? आपको फायदा होगा कि अगर जब इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई बढ़ी, तो उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी। मतलब वो शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, अब जब उसकी प्राइस बढ़ी, आपने सस्ते में खरीदा था, शेयर की प्राइस बढ़ी, आप उसको क्या कर दोगे? बेच दोगे। बेचोगे तो आपकी इनकम भी क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? तो शेयर होल्डर्स भी फायदे में रहते हैं। 2 तरह के एडवांटेजेस होते हैं, एक तो डिविडेंड का एडवांटेज, और एक उनको अच्छी खासी इनकम मिल जाती है जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तब। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल हमने 3 पॉइंट जो है वो कवर कर लिए हैं। 4th पॉइंट की बात करें, फिक्स्ड एसेट्स होल्डर, यानी यहां पे उन लोगों की बात की गई है जिनके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। अब मैं यहां पे भी आपका एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप एक फिक्स्ड एसेट होल्डर हो, ठीक है, और आपके पास प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, और कई सारी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी गाड़ियां है, काफी सारी चीजें हैं जिसको हम लोग वेल्थ कंसीडर करते हैं। मतलब आपके पास कुछ जायदाद है, गोल्ड है, कुछ भी है। अब होता क्या है? अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, यानी जो लोगों ने सोचा है उससे कहीं गुना ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। अब सीधी सी बात है, आपके पास जो भी चीज पड़ी है उसकी भी तो प्राइस बढ़ेगी। जैसे मान लो मैंने गोल्ड खरीद के रखा था, आपके पास अच्छी खासी जमीन है, प्रॉपर्टी है, तो जब महंगाई बढ़ेगी तब आपके वेल्थ की भी प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। और जब वेल्थ की प्राइस बढ़ेगी और उस टाइम पे आप उसको बेचोगे तो उससे आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो भाई जो फिक्स्ड एसेट्स होल्डर है उनकी तो इनकम बढ़ने ही वाली है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने टोटल 4 पॉइंट कर लिए। अब 5th पॉइंट है गवर्नमेंट इनकम। तो गवर्नमेंट इनकम में क्या देके रखा है? बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमेशा गवर्नमेंट को क्या फेस करना पड़ता है? मान लो कि इन्फ्लेशन हुआ, कौन सा इन्फ्लेशन हुआ? अनएंटिसिपेटेड, मतलब गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था कि भाई इतनी महंगाई बढ़ सकती है, और उतनी महंगाई बढ़ गई, ठीक है। तो होता क्या है? गवर्नमेंट को होगा रिवेन्यू, मतलब अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे, ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ेगी टैक्स के थ्रू, अलग अलग तरह के। अब होगा क्या कि गवर्नमेंट जो है वो खर्चा भी तो बढ़ाएगी, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो अपने पास तो रख नहीं सकती, वो लोगों के पीछे खर्चे भी ज्यादा करेगी। तो खर्चे ज्यादा करेगी तो वो क्या होगा? कैसे खर्चे करेगी? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। तो अल्टीमेटली देखने जाते हैं ना तो गवर्नमेंट थोड़ा ही पैसा बचा पाती है, ज्यादातर पैसा खर्च हो जाता है जब कंट्री में अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन होता है। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से टोटल 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। अब 6ठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये इस इफेक्ट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का लास्ट पॉइंट है, और ये वही पॉइंट है, उसको मैं अच्छे से समझाता हूं, ध्यान देना सब लोग। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यहां पे ना कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम में आप लोग लिखोगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान देना।
जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी वो लोग जो अच्छी खासी सैलरी पे काम कर रहे हैं, जिनका अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनको कुछ नहीं होगा। उनका स्टेज जो है इन्फ्लेशन के दौरान, मतलब अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के दौरान उनको कुछ नहीं होने वाला। बट फर्क कहां पड़ेगा? जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, जिनको रेगुलर काम नहीं मिलता, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है या तो कंस्ट्रक्शन के लेबरर्स है, तो ऐसे लोगों को रेगुलर काम नहीं मिलता, वो लोग को सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अनएंटिसिपेटेड अच्छा होता है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, बुरा होता है किन के लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के। ऑर्गेनाइज्ड के लिए अच्छा, अनऑर्गेनाइज्ड के लिए बुरा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो कि एसेट होल्डर है उनको सबसे ज्यादा इसका एडवांटेज मिलता है, क्योंकि सीधी सी बात है, उनके पास जो एसेट्स है उनका भाव बढ़ेगा, जब वो बेचेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। फिर बात करें फिक्स्ड और सैलरीड पीपल, ये लोग थोड़े क्राइसिस में आ जाते हैं। क्यों क्राइसिस में आते हैं? क्योंकि भाई जब महंगाई बढ़ेगी, उनकी इनकम तो फिक्स है, तो भाई उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो थोड़ा ना गीच पिच करेंगे पैसा खर्च करने में। ठीक है, डीमार्ट में कभी कोई चीज खरीदने जाएंगे तो 2-3 चीज जो ली होगी, खरीदी होगी, वो रख देंगे। तो इस तरह से क्राइसिस उनके घर पे शुरू हो जाएंगे। ये तो जस्ट एग्जांपल दिया आपको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रोफेसर CN वकील। इन्होंने ना बहुत अच्छा समझाया है। ये ऐसा कहते हैं कि इन्फ्लेशन एक रॉबरी की तरह है। रॉबरी यानी कि चोरी होना, ठीक है, ये ज्यादा डेंजरस है उन लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, और कम डेंजरस है रिच सेक्शन के लिए। रिच सेक्शन को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन से, बट सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? वीकर सेक्शन को। उन लोग को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से टोटल हमने 6 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। एक बार मैं 6 के 6 पॉइंट आपको बता देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर, और थर्ड पॉइंट हमारा यहां पे देके रखा है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले पॉइंट देके रखा है, पता है आपको, जब अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन होता है, मतलब कि हमने जो सोचा था उससे ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, तो उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी है, मतलब हमने सोचा था, हमको इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई इस साल तो 6% महंगाई बढ़ेगी, बट ज्यादा बढ़ जाती है, तो भाई जो इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। आगे बात करें, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब इन्फ्लेशन हुआ, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, उस टाइम पे ना अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। कैसे? जैसे मान लो इन्फ्लेशन हुआ तो लोग क्या करेंगे? चीजों की डिमांड बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबके पास पैसा आया, सबके पास पैसा आया, इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई बढ़ी है। ठीक है, महंगाई तभी बढ़ती है जब सबके पास पैसा आता है। अब डिमांड बढ़ी, अब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? जो भी फैक्ट्री या जो भी ओनर्स है जो प्रोडक्शन करते हैं, वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अब मान लो वो लोग प्रोडक्शन को बढ़ा रहे, तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है उनको ज्यादा से ज्यादा वर्करों को रखना पड़ेगा। अब ज्यादा वर्कर को रखेंगे तो सीधी सी बात है क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। बट यहां पे एक दिक्कत क्या है पता है? वर्करों को काम तो मिलेगा, बट अल्टीमेटली उनकी जो रियल इनकम है, मतलब मैंने कहा ना, उनकी जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज मार्केट के अंदर जो पैसे की परचेसिंग पावर है, मतलब पूरी मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है कि जो चीज पहले, पता है आपको, आज से 30 साल पहले अगर आपके पास 100 रुपए होते ना, तो आप एक ट्रॉली भर के सामान खरीद सकते हो। जो अपने डीमार्ट में जाते थे, तो ट्रॉली होती है ना, वो पूरी ट्रॉली भर के सामान खरीद सकते थे। बट आज के डेट में आपके पास 100 रुपए है ना, तो सच बात बताओ, आप उस ट्रॉली में एक चॉकलेट ही रख पाओगे। इसका ये एक बेस्ट एग्जांपल है इन्फ्लेशन का। तो इसी तरह की चीजें देखने को मिलती है इकोनॉमी में। डिमांड बढ़ती है, नो डाउट, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, वर्करों को काम भी मिलता है, बट उनकी जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसमें मैसिव फॉल देखने को मिलता है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये हमने पढ़ा अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन में 2 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ध्यान देना सब लोग, पता है आपको, जब एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन होता है ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में इतनी दिक्कत नहीं आती। यानी कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, वो अनइक्वल नहीं रहता, इक्वली रहता है। क्यों? पता है इसके पीछे का रीजन ये है कि एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन में सब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सबको पता है कि इस बार इतना इन्फ्लेशन होने वाला है और उतना ही इन्फ्लेशन होता है, तो उस टाइम पे सब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के पीछे लग जाते हैं इन्फ्लेशन की इफेक्ट से बचने के लिए। कैसे? तो जो लेबरर्स है, वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, वो लोग ज्यादा वेजेस और सैलरीज की डिमांड करते हैं। जो कैपिटल ओनर्स है, जो पैसा, मतलब इन शॉर्ट जो पैसा मार्केट में देते हैं,
ठीक है, जो लोन देते हैं या जो लोग भी देते हैं पैसा, वो लोग क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। जो लैंड ओनर्स है, जिनके पास खुद की जमीन है, वो लोग अपना रेंट बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई महंगाई तो ज्यादा है, ठीक है, हम लोग जितना दे रहे हैं उसको हमको बढ़ा देना चाहिए, महंगाई ज्यादा है, तो सब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के पीछे लग जाते हैं। और इस वजह से हर पार्टी अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। क्यों नया कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि पहले तो कम पैसों का कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो लोग पैसे बढ़ा देंगे, ठीक है, चाहे वो वेजिस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो रेंट हो। सब लोग को पता है महंगाई बढ़ने वाली है, तो हम लोग को भी हमारी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये तीन चीज देखने को मिलती है। बोलो क्लियर हो गया? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ज्यादा मायने, मतलब यहां पे इतना इफेक्ट नहीं होता, अनएंटिसिपेटेड में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, यहां पे ये ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता। दूसरा बात करें तो वो है इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो इसमें और उसमें दोनों में सेम इफेक्ट ही एम्प्लॉयमेंट का। कैसे? अब देखो वर्कर्स जो है उनका सप्लाई शॉर्ट टर्म के अंदर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के पीछे का रीजन है हाई रेट्स, ठीक है, हाई रेट्स, महंगाई बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि क्या बताया मैंने, डिमांड ज्यादा बढ़ती है। अब आपको पता है डिमांड ज्यादा बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, लोग पैसा ना ज्यादा खर्च करते हैं इन्फ्लेशन के दौरान, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डिमांड जब बढ़ेगी, अभी मैंने बताया डिमांड बढ़ती है तो सामने प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है तो सामने वर्करों को भी ज्यादा वो लोग काम मिलता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली यहां पे ये स्टेज पॉजिटिव तब तक है, मतलब ये अच्छी बात है इन्फ्लेशन होना, भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, बट कब तक पता है, जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो जाता। अब फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज यानी क्या होता है पता है, मैं आपको बताता हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका फुल्ली यूटिलाइज करना, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल हम प्रॉपर्ली पूरी तरह से अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, लेबरों को भी काम मिल रहा है, जितने डिमांड है उतना सप्लाई है, तब तक ये पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट है। बट अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बावजूद प्राइस राइज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट में कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पॉजिटिव रहता है, कब तक, जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हमने दो तरह के रेफरेंसेस पढ़े इन्फ्लेशन की इफेक्ट के, एक पढ़ा इन द रेफरेंस ऑफ अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और दूसरा पढ़ा इन द रेफरेंस ऑफ एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।